Good morning, students. So far, we have been reading lesson number 1 of history, nationalism in Europe, and how the nationalism arose in Europe. This is part 3 of the rise of nationalism in Europe. In this chapter, our topic which is going on is the French Revolution and the idea of the nation. जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, इसने कैसे फ्रांस में नेशनलिज्म को पैदा किया और फ्रांस से आगे ये नेशनलिज्म जो है कैसे दूसरे देशों में चला गया। अंडर दिस सब टॉपिक अब तक हमने पढ़ा है कि फ्रांस में किस तरह से रेवोल्यूशनरीज ने नेशनलिज्म को जन्म दिया और लोगों के अंदर नेशनल फीलिंग, नेशनल लव को पैदा किया। अब इस सब टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जब फ्रांस में नेशनलिज्म आ गया, फ्रांस में लोग जो थे वो नेशन को प्यार करने लगे, तो ये फीलिंग आ गई, ये वायरस आ गई दूसरे देशों में कैसे फैला नेशनलिज्म का। और फ्रांस के लोगों ने, फ्रांस के क्रांतिकारियों ने, रेवोल्यूशनरीज ने किस तरह से इस फीलिंग को पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में फैला दिया। फर्स्ट सब टॉपिक इज हेल्प अदर नेशंस टू। जब फ्रांस में लुई 16 का राज खत्म हो गया, वहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई, तो फ्रांस के जो रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे उनके मन में ये बात आई कि क्यों ना हम दूसरे कंट्रीज़ की भी मदद करें, दूसरे यूरोप के कंट्रीज़ की भी मदद करें कि वहाँ पे भी जो है किंग का रूल ख़त्म किया जाए और वहाँ पे डेमोक्रेसी लाई जाए, और जहाँ फिर पुराने जो किंग्स हैं उनसे आज़ाद किया जाए यूरोप के दूसरे कंट्रीज़। तो उनके मन में ये बात आई कि हमें हेल्प करनी चाहिए यूरोप के बाकी नेशंस की टू लिबरेट। लिबरेट मीन्स आज़ाद होना, फ्री होना, कि उनको भी जो है उनके मोनार्क से, उनके किंग से आज़ाद करवाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज सेटिंग अप ऑफ जैकोबिन क्लब्स इन अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप। जब फ्रांस में रेवोल्यूशन आया, तो रेवोल्यूशन आने के कुछ देर बाद हमें पता है कि एक रेवोल्यूशनरी लीडर था फ्रांस में जिसका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। आपने 9th क्लास में पढ़ा है। और मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने वहाँ पे जैकोबिन क्लब सेटअप किया था फ्रांस में। जैकोबिन क्लब का वो लीडर था। जैकोबिन क्लब के जो मेंबर थे ये बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट थे, क्रांतिकारी थे, गर्म मिजाज के थे और अपने दुश्मनों को क्रांति से, हथियारों से, वायलेंस से खत्म करना चाहते थे। और जब जैकोबिन क्लब फ्रांस में काफ़ी पॉपुलर हो गए और सक्सेसफुल हुए अंडर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, तो इससे शिक्षा लेते हुए, इससे सेध लेते हुए यूरोप के बाकी कंट्रीज़ में भी लोगों ने अपने अपने शहरों में जो है जैकोबिन क्लब्स बना लिए थे। तो फ्रांस को देखते हुए यूरोप के बाकी कंट्रीज़ के लोगों ने भी अपने अपने कंट्री में जैकोबिन क्लब सेटअप किया और फ्रांस की जैकोबिन क्लब को अपना गाइड मानते हुए वहाँ पे भी उन्होंने अपने अपने किंग के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी। तो इसके साथ क्या हुआ कि फ्रांस को काफ़ी आसानी हुई कि वो दूसरे देशों में अपना प्रभाव बढ़ा सके और दूसरे देशों को अपने अंडर कर सके, क्योंकि दूसरे देशों के लोग जो थे वो चाहते थे कि फ्रांस जो है उनके देश पे अटैक करे और उन देशों को जो एब्सोल्यूट किंग्स हैं उनके राज से निजाहत दिलवाए, उनके राज से जो है छुटकारा दिलवाए। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रेंच आर्मीज मूव इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड इटली। जब फ्रांस लुई 16 से आज़ाद हो गया, तो आहिस्ता आहिस्ता फ्रांस ने जो है अपने पड़ोसी देशों पे हमला करना शुरू कर दिया अपनी आर्मी को। फ्रांस ने हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली जैसे देशों के ऊपर हमला किया, उनके ऊपर अटैक किया और उनको अपने अंडर करने की कोशिश की। जहाँ जहाँ पे भी फ्रांस की आर्मी जा रही थी, फ्रांस की आर्मी वहाँ वहाँ पे भी क्या कर रही थी, स्प्रेडिंग आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। उन देशों में वो देशभक्ति की भावना जो है वो फैला रहे थे। नेपोलियन, नेक्स्ट पॉइंट है नेपोलियन एज अ मोनार्क। कुछ देर बाद हमें पता है कि फ्रांस में भी डेमोक्रेसी खत्म हो गई, क्योंकि वहाँ पे जो मिलिट्री डिक्टेटर था जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, उसका राज खत्म हो गया और 1804 में नेपोलियन ने डिक्लेयर कर दिया कि मैं फ्रांस का किंग हूँ। तो इसके साथ क्या हुआ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस में ख़त्म हो जाता है जब नेपोलियन वहाँ का राजा बन जाता है 1804 में। उसके बाद नेपोलियन ने क्या किया कि नेक्स्ट मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप। किंग बनने के बाद नेपोलियन ने
यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया और यूरोप के बाकी बहुत सारे नेबरिंग कंट्रीज़ को अपने अंडर कर लिया। तो आगे हम देखेंगे कि जब नेपोलियन ने यूरोप के बहुत सारे पड़ोसी देशों को अपने अंडर किया तो वहाँ पर उसने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की, मतलब वहाँ के राज प्रबंध में कुछ सुधार किए। वो बहुत ही अच्छे सुधार थे, वो हम आगे जो है फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। ये स्टूडेंट्स इस टॉपिक को फर्दर जब हम पढ़ रहे हैं कि कैसे नेपोलियन ने जो है दूसरे देशों को अपने अंडर किया, किंग बनने के बाद फ्रांस का किंग बन चुका था और अब वो दूसरे देशों को अपने अंडर कर लिया। सबसे पहले नेपोलियन ने फ्रांस में कुछ नए कानून लागू किए। उनमें से एक कानून था सिविल कोड ऑफ 1804। 1804 में उसने कानूनों का एक संग्रह बनाया, कलेक्शन ऑफ लॉज बनाए, जिसको कि सिविल कोड ऑफ 1804 कहा गया। इसको नेपोलियनिक कोड का नाम भी दिया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंटली जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया था कि व्हाट वाज नेपोलियनिक कोड। तो नेपोलियनिक कोड सिविल कोड ऑफ 1804 को कहा जाता है, नेपोलियन ने बनाया था। इसके अंदर क्या क्या है वो समझते हैं। ये एंटी प्रिविलेजेस, तो जहाँ जहाँ पे भी सिविल कोड ऑफ 1804 लागू किया गया वहाँ पे प्रिविलेज उसने खत्म कर दिया। प्रिविलेज जो पहले बाय बर्थ मिलते थे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स को, सारे स्पेशल राइट्स नेपोलियन ने खत्म कर दिया, सबको बराबर कर दिया सिविल कोड के अंदर। इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने नेपोलियन ने सबको बराबर कर दिया कि हर एक बराबर है, अमीर गरीब सब कानून के सामने बराबर है। राइट टू प्रॉपर्टी, नेपोलियन ने फ्रांस के लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी भी दिया कि आपको हक है, आप अपनी मेहनत करके जितनी भी प्रॉपर्टी चाहे खरीद सकते हो, आपकी प्रॉपर्टी आपसे गवर्नमेंट नहीं छीनेगी। तो जो 3 स्पेशलिटीज़ हैं सिविल कोड ऑफ 1804 की, ये बहुत बड़ा एक नया काम था जो नेपोलियन ने शुरू किया। जहाँ देखने वाली बात ये है कि नेपोलियन ने जो सिविल कोड ऑफ 1804 सिर्फ फ्रांस में लागू नहीं किया, बल्कि जितने भी देशों को नेपोलियन ने अपने अंडर किया उन सभी कंट्रीज़ में जो है सिविल कोड ऑफ 1804 जो है वो लागू किया गया। मिसाल के तौर पर चाहे वो स्विट्ज़रलैंड हो, इटली हो, जर्मनी हो, जिस भी मुल्क के ऊपर नेपोलियन ने हमला किया और उसको अंडर किया वहाँ पे ही सिविल कोड ऑफ 1804 लागू किया गया। तो इस तरह से जितने भी कंट्री नेपोलियन के अंडर आए वहाँ पे स्पेशल राइट को खत्म किया गया, लॉ के सामने सबको इक्वल माना गया और सबको प्रॉपर्टी का राइट दिया गया। और इसके अलावा नेपोलियन ने अपने अंडर सारे देशों में फ्रांस को साथ मिलाते हुए क्या किया, फ्यूडल सिस्टम का खात्मा कर दिया। आपको पता है 9th क्लास में आपने पढ़ा था फ्यूडल सिस्टम क्या होता है। फ्यूडल सिस्टम वही था जिसमें कि लोगों को इक्वल नहीं समझा जाता था, ठीक है जी, जिसे हमने पढ़ा था क्लर्जी क्लास, नोबल क्लास, थर्ड क्लास, तो वो सिस्टम फ्यूडल सिस्टम था। लेकिन नेपोलियन ने फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया तो सब इक्वल हो गए, कोई भी बड़ा छोटा नहीं था सोसाइटी में। सर्फडाउन भी इसने खत्म कर दिया नेपोलियन ने अपने अंडर वाले इलाकों में, जो भी इलाके नेपोलियन के अंडर थे, फ्रांस के अंडर थे, वहाँ पे सर्फडाउन खत्म कर दी। सर्फडाउन क्या थी, ये किसानों को गुलाम बनाकर काम करवाया जाता था बड़े बड़े जिम्मेदारों के द्वारा। तो वो जो प्रथा थी, वो जो सिस्टम था सर्फडाउन का, वो भी खत्म कर दिया नेपोलियन ने, बहुत बड़ा काम था। इसके अलावा मैनोरियल टैक्सेस, पुराने ज़माने में मैनर्स कहते थे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स, तो बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड थे वो छोटे किसानों से टैक्स लेते थे। ये सारे टैक्स जो है नेपोलियन ने खत्म कर दिए। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस, शहरों में ट्रेडर्स के ऊपर बहुत बड़ी गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस होती थी, वहाँ पे गिल्ड बने होते थे और गिल्ड ने बहुत ज़्यादा पाबंदी लगा रखी थी वर्कर्स के ऊपर। तो जो गलत कानून थे गिल्ड सिस्टम के, वो भी नेपोलियन ने ख़त्म करवा दिए। तो अब कारीगर जो है वो आसानी से कुछ भी बना सकता था, बेच सकता था अपने हिसाब से। देन नेपोलियन ने और कौन सा काम किया, यूनिफॉर्म लॉज, सिस्टम ऑफ वेट्स। यूनिफॉर्म मतलब सेम, हर जगह सेम। तो जितने भी इलाके नेपोलियन ने अपने अंडर किए, उन सभी इलाकों में, उन सभी देशों में एक से एक जैसे कानून लागू किए, जिससे लोगों के अंदर जो है नेशनलिज्म की फीलिंग पैदा हुई कि हम सारे एक ही देश को बिलोंग करते हैं, क्योंकि हम सारे देश में, हमारे सारे देश में जो है एक ही तरह के कानून हैं। सिस्टम ऑफ वेट और मेजरमेंट जो था वो भी सेम कर दिया गया नेपोलियन के अंडर वाले इलाकों में। जो इलाके नेपोलियन के अंडर थे वहाँ पे सेम सिस्टम ऑफ
मेजरमेंट एंड वेट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके साथ व्यापारियों को बहुत फ़ायदा हुआ, ट्रेडर्स को, मर्चेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। उनको किसी भी प्रॉब्लम की, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी व्यापार करने। इसके अलावा सेम करेंसी इंट्रोड्यूस करवाई गई, जिसके साथ व्यापारियों को, ट्रेडर्स को ट्रेड करना बहुत आसान हो गया। अब वो चाहे एक देश से दूसरे देश में जब जाते थे, जो भी इलाके नेपोलियन के अंडर थे, तो उनको करेंसी एक्सचेंज करने की प्रॉब्लम नहीं होती। तो नेपोलियन के इन सारे रिफॉर्म्स के कारण, सुधारों के कारण हर एक इंसान खुश हो चुका था। ठीक है, फ्यूडलिज्म खत्म कर दिया गया, फ्यूडल सिस्टम, तो इक्वालिटी आ गई, आम लोग भी खुश थे। सर्वफ्रॉम खत्म हो गई, किसानों की किसान खुश थे। इसी तरह से टैक्सेस खत्म हो गए, तब भी आम लोग खुश थे। बिल्ड रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो गई, आर्टिसन कारीगर खुश हो गए, और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स आ गया, यूनिफॉर्म करेंसी आ गई, तो मर्चेंट्स, ट्रेडर भी खुश हो गए। तो लोगों ने वेलकम किया नेपोलियन का, जहाँ जहाँ भी नेपोलियन गया, क्योंकि इसने बहुत ही अच्छे रिफॉर्म्स दिए थे, बहुत अच्छे सुधार लागू किए थे उन एरियाज़ में जो इसने जीत रखे थे। हाँ जी स्टूडेंट, आगे नेक्स्ट फर्दर रीडिंग करते हैं। जो फर्दर हमारा छोटा सा टॉपिक रह गया है इस पार्ट में, वो है रिएक्शन ऑफ पीपल ऑफ यूरोप टू द फ्रेंच टू। मतलब कि फ्रांस के किंग नेपोलियन ने यूरोप के बहुत सारे देशों को अपने अंडर कर लिया, तो उन कंट्रीज के लोगों का फ्रेंच के प्रति क्या रिएक्शन रहा, क्या उनको फ्रांस का उनके देश पे कब्जा करना पसंद आया? तो ये हम इसमें ढूंढेंगे आंसर। पहला है पॉइंट, वेलकम्ड इनिशियली एज हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी। जब फ्रांस की फौजें नेपोलियन के अंडर दूसरे देशों में पहुंची, तो शुरुआत में तो उन लोगों ने फ्रांस की आर्मी का बहुत ज़्यादा वेलकम किया, क्योंकि उन्हें लगा कि फ्रांस की आर्मी जो है उनको बुरे राजे के राज से आज़ादी दिलवाने आई है। उन्होंने समझा कि ये हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी हैं, हार्बिंजर होता है एम्बेसडर, कि ये आज़ादी के पैगंबर हैं और हमें आज़ाद करने आए हैं हमारे बुरे राजे से। लेकिन कुछ देर बाद उनको अपने रिएक्शन को बदलना पड़ा। वो रिएक्शन क्या था? रिपेंटेड लेटर, बाद में वो पछताने लगे। वो कहते थे कि नेपोलियन के राज से तो हमारे पुराने बुरे राजे का राज ही अच्छा था। क्यों? ड्यू टू हाई टैक्सेस। उसने टैक्स बहुत बढ़ा दिए थे दूसरे कंट्रीज़ के लोगों के ऊपर। दूसरा, सेंसरशिप ऑन प्रेस। प्रेस होती है जो उस टाइम का मीडिया था, जो जर्नल्स थे, जो मैगजीन्स थे, जो बुक्स वगैरह बनती थी उस टाइम पे, तो उनके ऊपर सेंसरशिप लगा दी थी नेपोलियन ने। कोई भी प्रेस जो है, कोई भी अखबार है, जब कोई भी प्रिंटिंग मीडिया है, वो नेपोलियन के खिलाफ कुछ भी प्रिंट नहीं कर सकता था। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, मतलब ज़बरदस्ती लोगों को आर्मी में भर्ती किया गया, क्योंकि नेपोलियन को बहुत ज़्यादा फौज की ज़रूरत थी ताकि वो और ज़्यादा देशों को जीत सके। तो इन तीनों कारणों के कारण आने वाले टाइम में दूसरे देशों के लोग नेपोलियन से और फ्रांस की आर्मी से नफरत करने लगे और उन्हें लगने लगा कि पुराना किंग ही बेहतर था। हालांकि नेपोलियन ने जो है सिविल कोड ऑफ 1804 के साथ बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स किए, लेकिन वो रिफॉर्म्स काफ़ी नहीं थे, क्योंकि इसके नुकसान ज़्यादा हुए लोगों को। टैक्स इंक्रीज हो गया, सेंसरशिप आ गई और ज़बरदस्ती लोगों को फौज में भर्ती किया गया। तो जहाँ पे ये हमारा आज का सब टॉपिक पार्ट 3 खत्म होता है। थैंक यू।